लोकोक्ति अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, लोकोक्ति काफी अपन ने पढ़ ली थी। थोड़ी सी जो और चर्चा कर लेते हैं, उससे थोड़ा आपको और अंदाज आ जाएगा। कुछ अच्छी अच्छी लोकोक्तियां हैं, उन पे डिस्कस कर लेते हैं आज। फिर आपके अगली क्लास से आपका बी पार्ट जो है आपका चालू करेंगे, जिसमें आपके पत्र लेखन, ठीक है ना, भाग बे चलेगा, उसमें आपके पत्र लेखन चलेगा। ठीक है, आप सिलेबस अपना देखते ही हो, आप सिलेबस का अच्छी तरह ध्यान है आपको। आज अपन इन पे और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप कई बार आपने सुना होगा, ओखली में सिर दिया तो चोटों से क्या डरना। इसका मतलब, जब हम कोई जानबूझकर मुसीबत लेते हैं, जानबूझकर कोई कार्य में हाथ डालते हैं, तो संकट तो आएगा, उसका संघर्ष तो करना है। अब आप आरएएस बनने के लिए आपने बीड़ा उठा लिया, तो देखो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। सही है, कोई भी कार्य का उदाहरण दे सकते हैं, खेती का दे सकते हैं, कोई किसान खेती करेगा। सही है, मैंने आपको पढ़ाने के लिए तय किया कि भाई मैं आपको पढ़ाने आऊंगा, तो ठीक है भाई, देखो आना भी पड़ेगा, है, चल के भी आना पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा, खड़ा रहना भी पड़ेगा। आपके लिए कोई बात है वो भी सुननी पड़ेगी, आपके डाउट्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। देखो फिर तकलीफ तो होती है, वो तो सहन करनी पड़ती है। कोई दुकानदार दुकान करेगा तो दिन भर दुकान पे बैठा रहना पड़ेगा। किसान खेती करेगा तो धूप हो, सर्दी हो, छाया हो, उसको हर मौसम में, हर हाल में खेती में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, किसी प्रकार के संघर्ष से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही एक है ना, बोलते हैं कि कोई जो है, कर्म के बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। कभी कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं अपन, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। इसका ये तात्पर्य हुआ कि जिस मनुष्य के भाग्य में कोई दुख लिखा है, तो वो कितना ही अच्छा कार्य कर ले, उसे नुकसान ही होता है ना। दुर्भाग्य से जो आदमी जूझ रहा है, वह कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो उसका काम क्या होता है, बुरा ही होता है, नुकसान ही होता है। और जिसका भाग्य अच्छा है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा भी परिश्रम करता है तो उसको अच्छी उन्नति मिलती है। ये कहना चाहता है, कर्महीन खेती करे, जिसके कर्म, यानी यहां कर्म से मतलब भाग्य है, जिसके किसी के पुराने जन्म के कर्म संस्कार कमजोर हैं, वो यदि खेती करे, कोई भी कार्य करे, यहां खेती का उदाहरण दिया है, तो क्या होगा, या तो सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, या फिर बैल मरे, अर्थात पहले खेती किससे होती थी, बैलों से, तो क्या होगा, उसके बैल मर जाएगा, कुल मिला के विघ्न आ जाएगा। तो जिसका भाग्य कमजोर होता है, उसके जीवन में क्या है, कुछ विघ्न आ जाते हैं। जिसका भाग्य कमजोर होता है, उसके जीवन में क्या है, विघ्न बाधाएं आ जाती है, ये कहना चाहते हैं। एक आपके बहुत अच्छा है, जो बहुत पूछा भी गया है कई बार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कोई शब्द नहीं आया तो बता देना। कुनबा जानते हो, कुटुंब, कबीला, परिवार। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका ये तात्पर्य होता है कि वैसे अगर कथा की तरफ से जोड़े, मैंने बताया इनमें छोटी मोटी कथाएं जुड़ी रहती हैं, बहुत सारी कथाएं जुड़ी रहती है, कोई छोटी कथा, कोई बड़ी कथा, कोई दंत कथा, कोई ग्रामीण कथा, कोई लोक कथा, ठीक है ना, क्षेत्रीय कथा, दंत कथा, परिकथा हम बोलते हैं। ठीक है, इनमें काफी सारी ऐसी कथाएं जुड़ी रहती हैं। तो यहां पर यह बताया है कि भानुमति, ये पौराणिक कथा है, महाभारत से जुड़ी कथा है। भानुमति से जो है क्या है, ठीक है ना, कर्ण को प्रेम हुआ। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, दुर्योधन को भी प्रेम हो गया, तो दुर्योधन से इसका विवाह करवा दिया गया। ठीक है, अब जब दुर्योधन से विवाह हो गया, उसके बाद क्या है कि जो है, दुर्योधन को पता चला कि भाई ये तो कर्ण, अब कर्ण के लिए तो आप पता है, दुर्योधन एक दूसरे की मित्रता की मिसाल दी जाती है। सही है ना। तो इस प्रकार से जब दुर्योधन को पता लगा कि कर्ण जो है भानुमति से प्रेम करता है, क्योंकि जब शादी हुई थी ना, तो उसमें कर्ण ने ही सपोर्ट किया था, कर्ण ने ही समर्थन किया था। अपहरण वगैरह होते थे पहले स्वयंवर में, तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। सही है ना, तो फिर कर्ण के सामने कोई राजा टिक नहीं पाया, तो सब ये लेके आ गया, उसको ब्याह कर लिया। लेकिन जब पता लगा, तो जो है दुर्योधन इनको दोनों को मिलने से नहीं रोकता था, कोई बात नहीं, खूब मिलो, कोई बात नहीं, इतना इनका प्रेम था आपसी। और जब ये दोनों मर गए, तब ऐसा माना जाता है कि उसने जो है अर्जुन से भी ब्याह कर लिया बाद में।
यानी ऐसा कहते हैं कि भाई कहां से बात चली, कहां तक चला, कैसे परिवार को जोड़ा, कैसे क्या किया है, बताओ भानुमति के मन की बात है। वो कैसे भी करके ये चाहती है भाई ये खुश रहें, तो इसको बोलते हैं कुनबा जोड़ा। कुनबा जानते हो, परिवार, कुटुंब, कबीला। तो उसने क्या किया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, यानी कहां से बात चली, पत्नी किसकी, प्रेमिका किसकी, बाद में किसके लिए। तो इस तरीके से कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, यानी क्या है इसका मतलब, जैसे तैसे अलग अलग तरह के संसाधन जुटाकर, ठीक है ना। इसका अर्थ ये हो गया, अर्थ जैसे तैसे संसाधन जुटाकर, कोई भी कार्य करके, कुछ भी लिख सकते हो आप, कार्य साधना, ठीक है ना। कहीं से भी आप किसी भी कार्य को साधना, इसका मतलब यह है, कहीं की ईंट, ईंट कहां से लाए, कहीं का रोड़ा, कहां से जो है पत्थर लाए, कहां से सीमेंट लाए, उससे वो मांगा। अपन कई बार नहीं बोलते, तेरी छाछ मेरा बैंगन है, उसके से छाछ ले ली, उसके से बैंगन ले लिया, उसके से हल्दी ले ली, उसके से ये ले लिया, और सब्जी बना दी, बढ़िया झोल बना दिया जी, खा लो। है, करते हैं ना अपन कई बार गाँव में, अपनी माताएं बहनें हैं, जेंट्स थोड़ा कम करते हैं, जेंट्स स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा करते हैं, है ना। अरे यार कोई पड़ोसी, तेरे पास आलू है क्या, तेरे पास टमाटर है क्या। तो हम जैसे तैसे करके संसाधन जुटा करके किसी कार्य को संपन्न करते हैं। तो जो भानुमति थी उसने ऐसे ही किया था, है ना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इधर उधर की चीज, आप यो भी कह सकते हो उसको, जैसे बेमेल साधनों से, ठीक है ना, इसको यो भी कह सकते हैं, बेमेल साधनों से कार्य बनाना, बेमेल साधनों से यूं भी कह सकते हैं, कार्य का संपादन करना, यूं भी कह सकते हो, कोई सा भी अर्थ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कार्य का संपादन करना, बेतुकी बातें थी, सही है ना, क्योंकि भानुमति के साथ जो हुआ वो कोई एक तुक तो थी नहीं, सही है ना। कहां से किसके साथ विवाह हुआ, किससे प्रेम हुआ, दोनों के मरने के बाद किसके साथ, तो सब बेमेल की बात है। तो इस प्रकार से एक ये बहुत वैसे ही आने लायक भी है और छोटी भी है, काला अक्षर भैंस बराबर। यानी जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो समझता है, लेकिन जो अनपढ़ है ना, उसके लिए सारे अक्षर समझ में आ गया, काले अक्षर भैंस बराबर, सही है ना। यानी कि उसके कुछ समझ में नहीं आता, अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी का, है ना। और आगे बहुत बढ़िया कहा है, आगे जो है क्या कहा है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ठीक है, यानी फालतू होना, निकम्मा होना, बिल्कुल काम धाम कुछ करे नहीं, ये है। एक ये बहुत बढ़िया है कि जो है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी ही हुई चाल भूल गया, यानी हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ये बात अपन ने जो है कल भी चर्चा की थी, आपको याद होगा, ये है। ये बहुत बढ़िया है, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ये अच्छा है। घर का जोगी जोगना, कल भी इस पे चर्चा कर ली थी, ठीक है ना, कल इस पे चर्चा की थी, घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, कल इस पे अपन ने चर्चा की थी, याद करो। चर्चा कल ऐसे की थी कि हमने ये बात चर्चा की थी, आपने मैसेज भी किया था कि घर की खांड किरकी लागे, बाणा को गुड़ मीठो लागे, है, ऐसे चर्चा की थी। यानी हमारे जो चीज सुलभता से मिल जाती है, घर का जोगी जोगना से मतलब है घर में जो चीज मिल जाती है, जो आसानी से मिल जाती है। आप देखो घर में कोई अध्यापक है तो उसके खुद के बच्चे नहीं पढ़ते हैं उससे, आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो, ठीक है ना। कोई भी, कोई भी, हमारे घर में बुआ जी हैं, ठीक है, अध्यापिका हैं, लेकिन स्वयं के बच्चों को नहीं पढ़ाती है। वही बच्चे क्या करते हैं, दूसरी जगह ट्यूशन फीस देकर अच्छे से पढ़ लेते हैं। कोई हमारे चाचा जी वैद्य है पर हम उनसे इलाज नहीं कराते, हम तो दूसरी जगह जाते हैं साहब। क्यों, घर में उनकी, सही है ना, मान्यता नहीं होती है। इसको यूं कह सकते हैं कि जो चीज सुलभ है, अर्थ, ठीक है, या तो लिख सकते हैं सहज सुलभ, सहज सुलभ, या कह सकते हैं निकट वस्तु का आदर नहीं होता, आदर नहीं होता, सही है ना। हमें कोई चीज कठिनाई से मिलती है, लड्डू कभी कभी मिलते हैं, बर्फी इमरती मिठाई कभी कभी मिलती है, तो उसका बड़ा स्वाद लेते हैं, बड़ा उसका सम्मान करते हैं। हाँ, सब्जी रोटी रोजाना खाते हैं तो उसकी इज्जत नहीं करते हैं, घर में छाछ रावड़ी रोजाना बनती है उसकी इज्जत नहीं करते हैं, उसका भाव कम मानते हैं, उसको महत्व कम देते हैं, है, क्योंकि रोजाना मिल जाती है सहज रूप से। तो कोई भी चीज हमें सहज सुलभ हो जाए, यो भी कह सकते हैं, या जो चीज हमारे ज्यादा निकट होती है उसकी कदर नहीं होती है।
ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे इस प्रकार से। एक बहुत अच्छा, ये सब जानते हो आप, 4 दिना की चांदनी वही अंधेरी रात, यानी सुख हमें थोड़े दिन का ही मिल जाता है, ठीक है ना, थोड़ा दिन का ही सुख होता है। सुख और दुख आते रहते हैं, तो सुख थोड़े दिन का होता है, तुरंत कोई न कोई दुख आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे आ जाता है ये। एक ये बहुत अच्छा है, छछूंदर के सिर चमेली का तेल, ये बहुत अच्छा है, ये आया हुआ है आपके, छछूंदर के सिर चमेली का तेल, ये आया हुआ है भाई, छछूंदर के सिर चमेली का तेल। अरे भाई, छछूंदर एक जीव है, जानते हो ना आप, ये छिपकली, छछूंदर, चिड़िया, ऐसे पक्षी, जो छछूंदर होता है ना गांव में चिपक जाती है, तो छछूंदर जो है उसके सिर पर चमेली का तेल लगाओगे, वो क्या समझेगी बताओ, हैं? उसको क्या मतलब, जैसा अपन नहीं बोलते बंदर के हाथ है हड़द की गांठ लगना, कुछ भी, बंदर के हाथ अदरक लगना। अब बंदर क्या जाने ये अदरक है, ये महत्व की है, क्या क्या काम आती है, हाँ? बताइए, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमारे कई ऐसे उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब होता है कि कोई जो वस्तु है, ठीक है ना, उसको जब अपन कोई अयोग्य के पास चला जाता है, अयोग्य को दे देते हैं, तो उसकी कदर नहीं होती, उसका मान सम्मान नहीं होता। अब बताओ, चमेली के तेल का महत्व उसके पास क्या होगा बताओ, है? चूहे को हड़द की गांठ मिल गई, पंसारी बैठ गया। अब अरे भाई, चूहा क्या समझे हड़द का क्या महत्व है, आ गया होगा समझ में। तो इस प्रकार से कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसे कोई अच्छी चीज मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती, यो भी कह सकते हैं। अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी वस्तु मिल जाए, मूल्यवान वस्तु मिल जाए, तो उसकी क्या है, कदर नहीं होती है, ठीक है ना, उसकी फिर क्या है, कदर नहीं होती है। ये इसका कहने का भाव है। ये आपके सूक्ति है, चौपाई भी है, ठीक है, इसका पल्लवन भी आ सकता है, ये खुद ही कर लेना आप। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये तुलसी ने लिखा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखी तिन तैसी, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है कि जिसके मन में जैसा भाव होता है, वह पूरे संसार को वैसा ही देखता है, ठीक है। इसका पल्लवन भी आ सकता है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट कर लिया करो। तो जब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में जाते हैं, तो वहां भगवान को जैसा कोई देखता है, ठीक है, नारियां हैं, बूढ़ी नारियां हैं, वो एक है ना दामाद की तरह देख रही है कि काश ये दामाद बन जाए, सीता से विवाह हो जाए, हाँ। नव नवेली हैं, वो देख रही है कि चलो हटी सिचोले हमें एक जीजू मिल जाए, हाँ, हमारी सहेली का ब्याह हो जाए तो अच्छा, जोड़ी अच्छी है। राजा जनक हैं, वो इतने वात्सल्य भाव से देख रहे हैं कि अगर पहले मुझे पता होता, ये राजकुमार पहले मिल जाते, तो मैं बिना कोई शर्त के इनका विवाह कर देता। साधु संत अपने परम पिता परमात्मा को देख रहे हैं, साक्षात ब्रह्म का अवतार हुआ है, राम ने अवतार लिया है, नर लीला कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। क्षत्रिय हैं, वो दुश्मन के रूप में देख रहे हैं कि बताओ, हमारे रहते हुए सीता को कौन ले जाएगा बताओ, हाँ? हम ले जाने नहीं देंगे सीता को, हम ही विवाह करेंगे, हम धनुष तोड़ेंगे, नहीं भी तोड़ेंगे तो भी हम ही लेके जाएंगे सीता को, वो तो परशुराम आए तब भाग गए वो। तो इस प्रकार से जिसके मन में जैसे भाव होते हैं, वह संसार को वैसे ही देखता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। कभी आपने ये सुना होगा, छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटना खरबूजे को, यानी असमंजस की स्थिति, दोनों तरफ हानि ही हानि होना, हम ऐसा करें तो भी हानि, ऐसा करेंगे तो भी हानि, सही बात है ना, यह है, बहुत बढ़िया है। जिस थाली में खाना, उस थाली में छेद करना, सब जानते हो, यानी जिसको अपना बनाते हैं, जो हमारे साथ उपकार करता है, ठीक है, उसी के साथ हम बुरा करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। एक बहुत अच्छा, टके की हांडी गई लेकिन कुत्ते की जात पहचान ली गई। कम पूछते हैं इसको, लेकिन ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन किसी की वास्तविक पहचान हो जाती है। हमारा अगर थोड़ा सा नुकसान होने से किसी की जो है क्या है, वास्तविक पहचान हो जाती है, तो ठीक है, आपने थोड़ा सा किसी का, ठीक है, किसी को कुछ हेल्प कर दी, आपका थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन उसकी वास्तविकता पता ही चल गई कि वो आदमी कैसा है, ठीक है ना, आपके साथ कोई बड़ा धोखा कर देता। तो इस प्रकार से
ये है। ठीक है, इसको कई तरीके से बोलते हैं, कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि दमड़ी की हांडी गई कुत्ते की जात आई। इसका मतलब यह है कि तो एक हांडी टूटी लेकिन कुत्ता जो है वो क्या हो गया, पता चल गया भी कुत्ते की जात कैसी होती है। ऐसा होता है कई बार। ठीक है, ये आप जानते होंगे, दूध का जला छाछ कोई फूंक फूंक कर पीता है। एक बार कोई कष्ट उठा लेता है, एक बार कोई धोखा खा लेता है, दोबारा वह सावधान हो जाता है। ये आप सब जानते हो, धोबी का कुट्टा घर कान घाट का, इसका भी यही अर्थ है कि दोनों तरफ से हानि होना। इधर भी आगे गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, कल पड़ा था ना। तो हर हाल में यह है हानि हो जाना। धोबी का कुत्ता घर कान घाट का। ये बहुत अच्छा है, देखो, नानी कुंवारी मर गई, नाती के नौ नौ ब्याह हो गए, ये आया हुआ है कई बार। नानी कुंवारी ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान रखना, यहाँ शुद्धि अशुद्धि का कोई लॉजिक नहीं है। और या यूं भी लिख सकते हैं, कुंवारी कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौ नौ ब्याह। ठीक है, ये एक तो इसको कहेंगे, है ना, झूठी बात करना, या इसको दूसरा कहते हैं असंभव, असंभव कार्य होना। सीधी सी बात है, देखो, नानी जब कुंवारी मर गई तो नवासा कहां से आया। ठीक है, ब्याह तो जब होएगा नवासा का, बिल्कुल ही जो है ना। ये नक्कार खाने में तूती की आवाज, बहुत बढ़िया, ये आता रहता है जहां बड़े रहते हैं। नक्कार खाना होता है बड़ा कारखाना, फिर उसमें कोई तूती बजाए, छोटी सी कोई बांसुरी बजाए, कोई भी जो है सारंगी बजाए, तो उसकी आवाज कैसे आएगी बताओ। तो नक्कार खाने में तूती की आवाज। तो इसका ये तर्क है कि जहां बड़े आदमी होते हैं, बड़े बड़े जो है अमीर पैसे वाले नेता, अब वहां गरीब आदमी क्या करेगा, उसकी कौन सुनेगा। तो बड़ों के बीच में छोटे की बात कोई नहीं सुनता, इसका अर्थ यह है नक्कार खाने में तूती की। ये भी आ सकता है, नटनी जब बांस पर चढ़ी तो घूंघट किस बात का, अर्थात जब एक बार बेशर्मी का काम करने लगे तो फिर शर्म किस बात की, है ना। एक बार बुरा काम कर लिया तो ठीक है, फिर किस बात की शर्म, फिर कहते हो मुझे तो शर्म आ रही, क्यों भाई, है। सही बात है ना। ये है। ये बहुत अच्छा है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो करवन का खेल। ठीक है, ये अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, है ना। वैसे आपके पास सब लिखे हुए हैं और आप पढ़ भी रहे हो। पढ़े फारसी बेचे तेल, फारसी पढ़ा, पहले फारसी विद्या का बहुत ज्ञान था क्योंकि विदेशी लाए थे ना। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कर्मों का खेल, ये देखो कर्मों का खेल। इसका क्या मतलब है, फारसी पढ़ा, इतना पढ़ा लिखा, तेल बेच रहा है। अरे भाई, पढ़ा लिखा है तो कोई ऑफिस का काम करे, है, कोई अच्छी सर्विस करे, कोई अच्छा व्यापार करे, पढ़ा लिखा है तो कोई शिक्षा का कार्य करे, व्यापार का कार्य करे। तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा, बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, यानी गुणवान व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, पढ़ा लिखा कह सकते हैं, गुणवान व्यक्ति। दुर्भाग्यवश, कर्मों का खेल, कर्म भाग्य से जोड़ दो, दुर्भाग्यवश। ठीक है, गुणवान व्यक्ति दुर्भाग्यवश तुच्छ कार्य भी करता है। ठीक है ना, ऐसा हो जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुतों के साथ हो जाता है। आप कोई भी आप आराम से प्रयोग कर दो हमारे गांव में। ठीक है, हमारे गांव में जो है सुनील है, बहुत पढ़ा लिखा है, होशियार है ना, इतना पढ़ा लिखा है, ये भी डिग्री है उसके पास, ऐसा भी है, किंतु वह रोजाना मजदूरी करने जाता है। उसे देखकर
प्रत्येक गांव वाला यही कहता है कि पढ़ो फारसी दे बेचे तेल, पढ़े फारसी पढ़ो फारसी कुछ भी बोल दो, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कर्मों का खेल। सही है ना, हर किसी के मुंह से सहज ही निकल जाता है कि भाई बेचारा क्या करे है। इसको आप सब जानते हो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी अच्छा व्यक्ति है, उसके लिए किसी भी प्रकार की जो है धन आदि की कोई जरूरत नहीं है, फालतू का धन संचय मत करो। क्यों? पूत सपूत, घर में सपूत है तो वो खुद ही कमा लेगा, और घर में यदि कपूत है तो वो जितना है उसको भी बर्बाद कर देगा। कपूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूरब जाओ पश्चिम, वही कर्म के लक्षण। भाग्य और स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है, जैसी उसकी आदत होती है, जैसा उसका गुण होता है, वैसा ही उसका भाग्य बन जाता है। जैसा भाग्य होता है वैसे ही उसके कर्म बन जाते हैं। ठीक है ना, तो कहीं भी जाओ, सही बात है, मैं अध्यापक हूं, जहां जाऊंगा वहां पढ़ाऊंगा, और क्या करूंगा बताओ। सही बात है, कितना ही कहीं भटक लो, मुझे तो पढ़ाना है। समझ गए? सही है ना, आप आरएस बन जाओगे, आपका चयन हो जाएगा, अब आपका यहाँ ट्रांसफर हो गया, आपका वहां आपको तो आरएस का अधिकारी का पद संभालना है। सही है ना, यहाँ जाओगे वहां पद संभालोगे, वहां जाओगे वहां पद संभालोगे। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, जैसा उसके भाग्य में होता है, जैसा उसके स्वभाव में होता है, जैसे उसके कर्म में होता है, वो उसके साथ ही चलता है। अर्थात मनुष्य का भाग्य, मनुष्य के कर्म, उसके फल उसके साथ ही चलते हैं। पूरब जाओ चाहे पश्चिम, वही कर्म के लक्षण। यानी कहीं भी जाइए, उसका जैसा होगा वैसा ही वो है, यह है। ठीक है। बकरी की जान गई खाने वाले को, कभी इसको मुर्गी भी कहते हैं, मुर्गी की जान गई मियाँ जी को मजा नहीं आया है, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि बहुत खर्च करने पर भी लोगों को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से लोग होते हैं घर गृहस्थी में, आपने भी किए होंगे, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, शादी ब्याह जो भी सवामणी जो भी है अनुष्ठान करते हैं, खूब खर्च करते हैं, हाँ? रिश्तेदार सब खाके भी चले जाते हैं, है? कुछ तो वहीं बाहर निकलते ही अरे ये खराब था, वो खराब था, ये खराब था, वो खराब था, बताओ। तब कोई समझदार क्या बोलेगा कि मियाँ जी की तो जो है मुर्गी की तो जान गई और मियाँ जी को मजा नहीं आया। अर्थात चाहे बकरी की जान गई, खाने वाले को मजा नहीं आया। अर्थात इतना खर्च करने के बाद भी लोगों को जो है संतुष्टि नहीं मिलना। सही है, समझ में आ गया ना, करने वाले को तो कितना जो है क्या है, खर्च हो गया बेचारे को, और आनंद नहीं मिला लोगों को। इतना खर्च के बाद तो दुख होता है, कहने वाले को भी और बनाने वाले को भी, सबको ही तकलीफ होती है। बावड़े गांव में ऊंट आया, किसने देखा किसने नहीं देखा। सही है, तो जहां अनजान लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, वहां पर क्या होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया, वहां पर सब ऐसे ही अफवाह उड़ा देते हैं। एक ये हो सकता है, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। सही है, यानी जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर पेड़ आप बबूल का बोगे बताओ, और सोचोगे मेरे को आम की प्राप्ति हो जाए, कैसे आएगा आम बताओ। तो जैसे कर्म करोगे फल वैसा ही मिलेगा। मैंने जैसे कर्म किए मुझे वैसे ही फल मिलेंगे, है। इसको भी थोड़ा देख लेना, निशान लगा लेना कि बिच्छू का तो मंत्र ना जाने, सांप की बामी में हाथ दे। अर्थात कम अनुभव होने पर बड़े काम में हाथ डालना नुकसानदेह होता है, खतरे का काम होता है। बताइए, बिच्छू का तो मंत्र नहीं, और सांप के बिल में हाथ देगा वो तो मरेगा, फिर बताइए दुख पाएगा। अब जिसको जिस काम का नॉलेज नहीं और वो कहे मैं तो साहब इतना बड़ा ये काम करूंगा, तो फंसेगा वो, उसमें नुकसान उठा लेगा। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस खड़ी पगुरा है, भैंस क्या समझे, अनपढ़ के आगे, किसी को जो है मूर्ख के आगे, कुछ भी अनपढ़ के आगे अगर कोई ज्ञान की बात करेंगे तो वो व्यर्थ है, वो उसकी कदर नहीं करेगा। ठीक है, मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ गुण हम में वंशानुगत आ जाते हैं, हम जिस समाज के होते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी ने कहा है, हल्दी जड़दी ना तजे, खटरस तजे ना आम। जिस प्रकार हल्दी कहीं भी हो, किसी भी पेड़ में हो, किसी में हो, वो तो हल्दी का रंग पीला है तो पीला ही रहेगा। आम कहीं भी लाओ, खट्टा है तो खट्टा है, कोई कम है कोई ज्यादा, पर खट्टा ही है। ऐसे ही व्यक्ति जो होता है उसके संस्कार स्वतः ही आ जाते हैं, जन्मजात आ जाते हैं। ठीक है, तो मछली के बच्चे को तैरना क्यों सिखाना, वो तो उस पानी का जीव है,
ठीक है, वो सदा उससे परिचित है, वो तो जन्मजात उसमें तैरने का लक्षण आ जाता है। ठीक है, अच्छे बुरे गुण, इसका मतलब ये कि अच्छे बुरे गुण जन्मजात होते हैं। कुल की रीत ताल की मोरी, बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी, इसको ये कह सकते हो आप। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिया गिर की भीलनी चंदन देत जलाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत पहले पूछा हुआ है ये। मलया गिर की भीलनी, मलयागिरी एक पर्वत का नाम है जो आपके साउथ में होगा, वहां चंदन ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा वहां चंदन की तस्करी, पहले बहुत इसका नाम आया करता था। तो मलयाचल की, मलयागिर लिख लो चाहे अचल लिख लो, मलयागिर की भीलनी, वहां की जो भीलनी स्त्री है चंदन देत जलाए, बहुत अच्छा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो चीज कोई सरलता से मिल जाती है ना, सहज सुलभ लिख सकते हो इसको, सहज सुलभ, या इसका दूसरा लिख सकते हो बहुतायत। जो चीज हमारे पास बहुत है, बहुतायत वाला और भी अच्छा है। बहुतायत में उपलब्ध, बहुतायत में उपलब्ध वस्तु की कद्र नहीं होती भाई, बहुतायत में उपलब्ध वस्तु की कद्र नहीं होती, कीमत नहीं होती। सही है, हमारे पास चंदन नहीं है, हमारे पास चंदन आएगा तो हम उसे माथे लगाएंगे, सम्मान से रखेंगे, संभाल के रखेंगे, कल फिर काम लेना है, परसों फिर काम लेना है, तरसों फिर काम लेना है, तो हम उसे बहुत ज्यादा संभाल के रखेंगे। ठीक है ना, लेकिन मलयाचल वहां पर चंदन होते हैं, है, वहां पर मलिया गिरविस ना चढ़े लिपटत रहत भुजंग, इसको भी समझ लेना अच्छी तरह। इसका ये मतलब है कि मलयगिरी पर चंदन होता है, चंदन के सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जिसमें अच्छे संस्कार होते हैं, चाहे वो कितना ही बुरों की संगति में रह ले, उसमें बुरों का प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ के चार, क्योंकि शीतलता होती है, गंध होती है, तो सांपों को अच्छा लगता है, तो सांप उसके लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या चंदन पर कोई असर पड़ता है? तो ऐसे ही हम कैसे ही वातावरण में रहे, हमें अपने को बचाए रखना चाहिए, बुरों की संगति से हमें बुरे असर नहीं आने चाहिए, ये कहना चाहता है। ठीक है ना, गुणवान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कितने ही बुरों के बीच में रह ले, कितने ही अवगुणों के बीच में रह ले, पर उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, जबकि हम क्या कहते हैं, काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी ही पे लागी है, यानी बुरे की संगति करोगे तो कुछ तो बुरा असर आएगा। लेकिन हमारा समाज कहता है कि अगर कोई वाकई बचना चाहे तो दूसरा उदाहरण चंदन का लीजिए, उसके चारों ओर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तो चंदन की बात चली, चंदन मलया गिर की भीलनी चंदन दे चलाए, मलयगिरी पर्वत पर चंदन होता है, वहां पर चंदन होता है, तो क्या करते हैं, उस चंदन को वो जला देती है। वो तो क्यों, उसके घर में तो खूब पड़ा है, उसको क्या पता है चंदन की क्या कीमत है, वो तो उसको जला लेगी, ईंधन है हमारे लिए। तो हम जैसे बमूड नीम जो भी जलाते हैं वो चंदन जला देगी, क्योंकि उनके यहाँ चंदन होता है। अब वही चंदन हमारे यहाँ कीमत, क्योंकि यहाँ बाजार में हमारे किलो पाव 100 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम इस भाव से आता है, बताओ। वहां वो खेत के खेतों में हो रहा है, पेड़ों के पेड़ हैं, वो काट के जला देते। मलयागिर की भीड़नी चंदन देत जलाए, यानी जिस चीज की बहुतायत होती है या जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, हम उसकी फिर कद्र नहीं करते। कोई उदाहरण दे दो। सही है ना, मोहन के घर में ये अनाज बहुत होता है, इसलिए वो हर कार्य में उस अनाज को खर्च कर देते हैं। तब लोगों ने कहा कि मलयाचल की भीड़नी चंदन देत जलाए, वो उसका महत्व नहीं जानते हैं। ये है। ये आप जानते हो, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अगर दो कोई कार्य सहमति से करें तो तीसरा कोई उसमें जो है मना नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये है। एक वैसे ही है, अच्छा है, आ सकता है, शर्म की बहू रोजाना भूखी मरे, इसका मतलब हमें ज्यादा शर्मीला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, दैनिक कार्यों में ज्यादा शर्म नहीं करनी चाहिए, वो कष्टकारी होती है। ठीक है, ज्यादा शर्म करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। ठीक है, ये चीज है, ये है। सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, सही है, खाए तो जो है मरे और बाद में जो है निकले तो कौड़ी हो जाए, कुछ भी कह दो। कई बार ऐसे कहते हैं, खाए तो अंधा हो जाता है, बाहर निकले तो कौड़ी हो जाता है, यानी असमंजस की स्थिति होना, दुविधा, क्या करूं, जो मैंने अभी बताया ना, इधर गिरे कुआं इधर गिरे खाई, क्या करे, दुविधा में पड़ जाना।
सावन के अंधे को राई राई दिखता है, जिसने सुख देखा हो उसको हमेशा सुख ही सुख दिखता है। ये एक बहुत अच्छा है, देखो ये आ सकता है। सूरदास की काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। सूरदास की काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। ये अच्छा है। सूरदास की काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। कपड़े होते हैं उन पर रंग चढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई काला कपड़ा है तो उस काले कपड़े पर जो है क्या है, रंग नहीं चढ़ पाता है। ठीक है, ऐसा जो है रंग के हिसाब से बताते हैं। ठीक है भाई। तो आपके जो है सूरदास की काली कामड़ी चढ़े न दूजो रंग, अर्थात जो दुर्गुण व्यक्ति होता है, दुर्गुण कभी दूर नहीं होता। इसका और भी है, दुर्गुण पर सद्गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ भी कह लो, आपकी जो इच्छा। ठीक है ना। यानी एक बार जो व्यक्ति कोई बुरा बन गया, एक बार जो बहुत ज्यादा जो है गलत हो गया, उसका सुधरना क्या है, बहुत मुश्किल है। आदतें बहुत की होती हैं। ठीक है ना। आदत बहुत दृढ़ होती है। जिसकी जो आदत पड़ गई ना, मैंने अभी बताया, हल्दी जर्दी ना तजे खटरस तजे ना। हल्दी अपना पीड़ापन नहीं छोड़ती, आम अपना खट्टापन नहीं छोड़ता। शीलवंत गुण ना तजे, जो अच्छा व्यक्ति वो अपने गुणों को नहीं तजा। और अवगुण तजे ना गुलाम, जो नीच व्यक्ति है वो अपने अवगुणों को नहीं छोड़ता। तो जो आदत पड़ जाती है ना वो बड़ी पक्की होती है। जैसे काली कामड़ी, सूरदास तो कोई मतलब नहीं है, सूरदास कवि का नाम है। तो सूरदास की काली कामड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो अंधा होता है बिल्कुल, जो अपने गुणों में अवगुणों में जिस आदत में भी जो आदत पड़ गई उसको छूटना बहुत मुश्किल है। शराब की आदत है वो नहीं छूटता। तो यही कहेंगे हमारे गांव में फलाना आदमी शराब पीता है, काफी चिकित्सकों को दिखाया, बहुतों ने समझाया, बड़े बुजुर्गों ने समझाया, घर परिवार वालों ने समझाया, पुजारी महंत संतों ने समझाया है, ज्ञानी पंडितों ने समझाया, लेकिन उसकी आदत नहीं छूटी। तब सबने क्या कहा, ऐसे कैसे, तब सभी ने क्या कहा कि सूरदास की काली कामड़ी चढ़े न दूजो रंग। अब तो पिएगा तो पिएगा ही भाई, अब जाने दो उसको, जैसी उसकी मर्जी। ये बहुत अच्छा है, हजारों टांकी सहने से महादेव बनते हैं। ये अच्छा है। ये आपके पल्लवन में भी काम आ जाती है। ठीक है भाई, पल्लवन में भी बहुत काम आएगी। हजारों टांकी सहने से, हजारों टांकी सहने से, हजारों टांकी सहने से महादेव बनते हैं। हजारों टांकी सहने से महादेव बनते हैं। ठीक है भाई। आपका ध्यान रखना, ए पार्ट में आपके इंग्लिश के शब्द और आते हैं, ध्यान रखना, जिनको पारिभाषिक शब्द कहते हैं, मीनिंग। तो अंग्रेजी मुझे आती नहीं है, इसलिए वो टॉपिक जो है सही है ना, मेरे लिए पढ़ाना असंभव है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई कोशिश करूं, नहीं, असंभव है, क्योंकि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। तो मान लो मैं उसकी स्पेलिंग है, लिखना है, समझाना है, तो मैं तो कुछ जान ही नहीं पाता स्पेलिंग। सही है ना, मैं ज्यादा ज्यादा नकल करके उनको लिख दूंगा तो उससे कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो वो मीनिंग है, उनको आपको पढ़ के जाना है। आपके पांच छह, छह आएंगे शायद आपके, है ना, आठ भी आ सकते हैं, चार चार हिसाब से, या चार आएंगे, चार तो मिनिमम आएंगे आएंगे। तो आपके चार आ सकते हैं, छह आ सकते हैं। तो आपके जो है चार पांच छह शब्द आएंगे आपके, इनको पारिभाषिक शब्दावली बोलते हैं। ठीक है। अंग्रेजी आपके लिखी हुई आएगी, उसका आपको हिंदी शब्द लिखना है। जैसे हम बचपन में मीनिंग रखते थे ना, सही है ना, कभी इसकी क्या स्पेलिंग है, फिर उसका अर्थ क्या है। कक्षा में अध्यापक भी हमसे पूछते थे कि भाई मीनिंग बोलो और उसका अर्थ बताइए। तो इसी प्रकार से ये पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द का मतलब यूं कह सकते हैं प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है ना, आपके विधिक भी हो सकती है, प्रशासनिक, यानी प्रशासन में जो शब्द काम आते हैं वो शब्दावली है। तो आपको क्या करना है, उन शब्दों को आपको रट के उसका हिंदी लिखना है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। काफी विद्यार्थी जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको काफी सहूलियत रहती है, क्योंकि उनकी काफी वोकेबुलरी अच्छी होती है। तो कई और कई को थोड़ी परेशानी आती है। कई हिंदी मीडियम वाले तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो उनकी भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ मेरे जैसे हैं जिनका काम नहीं पड़ा, ध्यान भी नहीं दिया है, तो फिर क्या उनको दिक्कत आती है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको धीरे धीरे पढ़िए, फिर जैसा होगा आपको पता लग जाएगा, एक बार आइडिया आ जाएगा भी कैसे शब्द है क्या है, तो थोड़ा उनको आप पढ़ें। ठीक है। इंग्लिश वाले सर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले उनको अच्छे से बता पाते हैं। ठीक है ना। यह है।
हजारों टांकी सहकर महादेव बनते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब ये होता है कि कष्ट सहने से, है ना, मान सम्मान, सही है, कुछ भी लिख लो, प्रतिष्ठा, कुछ भी लिख लो, तीनों लिख दो, एक लिख दो, उन्नति मिलती है। भाई देखो, मंदिर में महादेव जी बने हैं, तो क्या वो महादेव जी ऐसे ही थे क्या? उनको पूजते हम, अरे उस पत्थर पर पहले टांकी चली है, आप आरएस बनोगे, सबको दिखेगा भाई उनका बच्चा आरएस है। लेकिन ये तो आपको पता है, हमको पता है कि आप कितना कष्ट उठा रहे हो, 8-8 घंटे क्लास लेते हो, हाँ? बताओ, न खाने का पता, न सोने का पता, कैसे कैसे दुख पा रहे हो। परीक्षा टाइम में तो कई लोग सोना बंद कर देते, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे की नींद लेते, बताओ। ऐसे भी छात्र देखे जो खाना बंद कर चाय पी करके एग्जाम देते, बीमार हो जाते हैं कई। बताओ, बताइए, बीमार हो जाते हैं कई विद्यार्थी, ऐसे ऐसा संघर्ष करते हैं, तब जाकर के वो आरएस बनते। तो कितना संघर्ष किया आपने, ठीक है। संघर्ष करने के बाद उन्नति मिलती है, ये भी कह सकते हैं, कष्ट उठाने के बाद उन्नति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, आपकी जो इच्छा वो जो है लिख सकते हैं आप, ठीक है। उच्च पद लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मिलती मन प्रतिष्ठा लिखा है, उच्च पद। बहुत संघर्ष करने के बाद उच्च पद मिलता है। आप कितना संघर्ष कर रहे हो बताओ, हैं? कई छात्र काफी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, कई आपके सीनियर छात्र होंगे जो हो सकता है दूसरे चांस में दे रहे होंगे, कोई तीसरे चांस में भी दे रहे होंगे, कोई फर्स्ट चांस में दे रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो चांस फर्स्ट है लेकिन 2 साल पहले से, 3 साल पहले से ही पढ़ रहे हैं, पहले ही टारगेट ले रखा है कि हमें तो आरएस बनना है। तो आप उदाहरण आरएस का मत दीजिए, भले ही आप दूसरा दीजिए, गांव में कोई और उदाहरण दे दीजिए कि हमारा गांव का सरपंच ऐसे ही नहीं बना। सही है ना, बहुत वर्षों से वह संघर्ष कर रहा था, गांव की सेवा करता था, ऐसे करता था, अपने काम करता था, ये करता था, बार बार वो गांव के लिए ये करता था, है ना, ये करता था, बहुत खर्च करता था, मेहनत भी करता, परिश्रम करता, तब जाकर वह सरपंच बना। तब लोगों ने क्या कहा कि 1000 टांकी सहने से महादेव बनते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार आपके महादेव है तो पत्थर है, पत्थर पे कितनी टांकी चलाएंगे, कितनी टांकियों का पत्थर को दर्द होगा, तब जाकर के क्या होगा, वो जो है मूर्ति बनेगी और उसकी हम पूजा करते हैं फिर। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति है, न जाने कितना संघर्ष का जीवन बिताता है, तब जाकर के उसका क्या है, मान सम्मान होता है ना, ये है। भड़द लगे ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाए, काफी अच्छी सूक्ति है, देखो, है। अर्थात बिना खर्चे के क्या है, कुछ जो है ना, कुछ काम बन जाए। हरद लगे ना फिटकरी और रंग चोखो आ जाए, इसका क्या मतलब है कि खर्चा कुछ किया नहीं, है ना, परिश्रम कुछ किया नहीं और फल अच्छा मिल जाना, ठीक है। इसका मतलब यूं भी लिख सकते हो कि भाग्यवश कम परिश्रम से अच्छा फल मिल जाना, यूं भी कह सकते, कम खर्च भी लिख सकते हो, कम परिश्रम भी लिख सकते हो, कम खर्च से अच्छा फल मिल जाना, ठीक है, अच्छी आय हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कम परिश्रम से अच्छा फल मिल जाना। कई बार हो जाता है, विद्यार्थियों के साथ भी हो जाता है, गांव में और किसी कोई व्यापारी के साथ भी हो जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार। हाथ कंगन को आरसी क्या, इतना ही आ जाता है। और ज्यादा आप कहो तो क्या हो जाता है, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसे भी आ सकता है, आप पूरा लिख सकते हो, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो पढ़ा लिखा है वो तो सब भाषा पढ़ लेगा, सही है ना, जो वाकई विद्वान है वो तो खूब पढ़ेगा आराम से। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसका ये अर्थ है, जो चीज हमारे सामने है, सही है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सही है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। हमने कहा कि भाई परिश्रम करने से सफल हो जाता है, लिख देना। तुरंत हमने कहा कि हमारे गांव में सरपंच ने बहुत मेहनत की, गांव के लिए बहुत ऐसा किया, गांव की समाज सेवा की, ऐसे की वैसे की, आज वह सरपंच बन गया, ठीक है। तब हमने कह दिया कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अर्थात आप प्रमाण देख लो, परिश्रम करने से सफलता जरूर मिलती है, देख लो हमारा वो सरपंच बन गया गांव का व्यक्ति।
सही है। हाथ कंगन आरसी का मतलब जानते हो, जैसे किसी को चेहरा देखना है, कुछ लग गया कर गया तो कहां दर्पण लेने जाते हो? अरे हमारे कंगन होते हैं ना, चूड़े अंगूठी, हमारे जो आभूषण, उनमें क्या है, पहले एक छोटा सा वो जड़ देते थे। आरसी वैसे एक हीरा मोती टाइप का वैसा एक आभूषण भी बनता था, बाकी उसमें कांच लगा देते, यूं समझ लो आप, तो एक छोटा सा कांच, जो अंगूठी का या चूड़े का जो कांच होता है उसको आरसी कांच बोलते हैं। तो उसमें यूं चेहरा देख लेती थी महिलाएं। ये कहना चाह रहे हैं कि जब हाथ में कंगन है तो दर्पण लेने क्यों भाग रहे हो, कहां जा रहे हो? जब घर में उदाहरण है दूसरी जगह क्यों जा रहे हो उदाहरण लेने के लिए? हमारे गांव में जब है कि भाई मेहनत करने से सफल हो जाता है, और ये उदाहरण हमारे घर में है, गांव में है, तो उसकी उदाहरण दे दीजिए। क्यों भाई दूर जा रहे हो आप, क्यों किसी से पूछने जा रहे हो? ऐसा होता है कि अरे घर में है ना, ऐसा हुआ है, सही है ना, तो घर में जब है तो बाहर क्यों पूछने जा रहे हो, ये कहना चाहता है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे प्रत्यक्ष है, जो चीज हमारे सामने है, जो स्पष्ट है, उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता, दूसरे को कहने की कहां जरूरत पड़े, है ना? यह है होनहार बिरबान के होत चीकने पात। बहुत अच्छा है ये आपके पल्लवन भी एक बार आया हुआ है बहुत पहले, है ना, और नहीं आया तो आने लायक है। होनहार बिरबान के, होनहार बिरबान के, बिरबान कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, पत्ते भी होते हैं, पेड़ कह सकते हैं, कुछ भी कह लो इसको। होत चीखने, ठीक है ना, ये बहुत बार आया है, ठीक है। यानी इसका अर्थ हो जाएगा कि अच्छे गुण, गुण जल्दी ही पता लग जाते हैं। जल्दी ही लिख लो, या जन्म, जन्म से ही आते हैं। यानी जिस प्रकार कोई बच्चा होता है, तो बचपन में उसकी कुछ हरकतों को देख करके बड़े बूढ़े समझदार होते हैं, पंडित कोई भी, वो कह देते हैं कि ये बच्चा ऐसा बनेगा। इसमें वृक्ष के माध्यम से समझाए कि जैसे कोई पेड़ होता है, अब पेड़ के पत्ते कैसे हैं, उसकी डाली कैसी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उस आधार पर हम कह देते हैं कि यह पेड़ ये फल देने वाला होगा, इस पेड़ की ये खासियत है, इस पेड़ में ऐसा होगा, इस पेड़ में ऐसा होगा, हम ऐसे बोल देते हैं। क्या मतलब? होनहार बिरबान के, जो पेड़, बिरबान कोई पेड़ कह लो, कोई वस्तु, तो पेड़ के लिए आया यहां कि जो पेड़ होनहार है, जो अच्छा पेड़ बनेगा, अच्छा फल देगा, होत चीकने पात, उसके पत्ते तो अभी से क्या है, चिकने हैं। चिकने पत्ते होने का मतलब वो अच्छे पत्ते, कोई मीठा फल है, चिकना उसी का तो होगा, कांटे वाला होगा तो उसमें कांटे लगे आएंगे। सही बात है, सही बात है ना। ये वो खुजली वाला पेड़ होगा तो उसमें हाथ लगाते ही खुजली लगेगी, चुभेगा वो, तुरंत खुजली लगने लग जाएगी, बताओ। बहुत सारे पेड़ होते हैं ना उनमें कांटे आते हैं, बमुड़ का तो छोटा सा पेड़ में ही हाथ लगाते ही बमुड़ चुभेगा। तो इस प्रकार से होनहार बिरबान के होत चीखने पात, अर्थात जो कोई होनहार है ना, जो कोई अच्छे लक्षण है, वो तो जन्म से ही पता लग जाते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि जो होनहार बालक है उसके लक्षण बाल्यकाल में ही पता चल जाते हैं, ये भी इसका अर्थ लिख सकते हैं। कोई भी उदाहरण है वो आप दे सकते हैं। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो थे, जब उनका जन्म हुआ, ठीक है, लिख देना, तो सभी प्राणी प्रसन्न हुए। पंडित ज्योतिषी आदि राजा महाराजा सब ने ये कहा कि ये बालक जो है बहुत बड़े जो है क्या है, समाज का प्रवर्तक बनेगा, पहले ही कह दिया था। शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख आता है, पहले ही भविष्यवाणी, पंडित जो आए थे वही कह गए पहले ही कि ये ज्यादा घर गृहस्थी माया जाल में नहीं रहेगा, ये बहुत बड़े धर्म का प्रवर्तक बनेगा, ठीक है ना, इसके युग बनेगा, इसका बौद्ध धर्म चला, देखो आज भी उनका कितना। तो इस प्रकार से जो है, ठीक है ना, कोई भी उदाहरण दे दीजिए, महात्मा बुद्ध के लक्षण जन्म से ही प्रसिद्ध थे। हो गया क्लियर? उनके बारे में पंडितों ने, ज्योतिषियों ने जो है इस प्रकार से धर्म प्रवर्तन या समाज में नया कुछ कार्य आदि करने के लक्षण उन्होंने बचपन में ही बता दिए थे। तब सब यही कहते हैं कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात, सब यही कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने लोकोक्ति वगैरह, क्योंकि ये चीज कोई ऐसी पढ़ने की नहीं है कि भाई इसमें मैं कुछ बहुत ज्यादा आपको लिखाऊं समझाऊं, या कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई कोई व्याकरण की गलती या शुद्धि या कोई, है ना, गणित की तरह समझाना, जैसे हम संधि समझते हैं, सही है ना, प्रत्ययों में तरीके सिखाए, ऐसे कोई नियम नहीं होते, ये लोग व्यवहार की चीजें हैं। ये ऐसी भी हैं कि ये कोई पर्याप्त भी नहीं होती कभी, हम इनको हजारों पढ़ ले तब भी ऐसा नहीं होता है कि साहब हमने बहुत पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपका जो रोजमर्रा का जीवन है, धीरे 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 जब अपन टेस्ट वगैरह करेंगे तो उनमें भी और कुछ नई डाल दूंगा, ठीक है ना, कुछ कठिन भी डाल दूंगा, कोई ऐसी भी ढूंढ ढूंढ के डाल दूंगा जो बिल्कुल आपने नहीं सुनी, ऐसी कोई बात नहीं है ना, बहुत भरी पड़ी है, इनकी कोई कमी नहीं। इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है, कोई थोड़ी बहुत नहीं है ये। आपके बाजार में हजारों किताब खरीदोगे तो भी आपको कुछ न कुछ उनमें 10-20 नई लोकोक्ति, नए मुहावरे मिलेंगे, क्योंकि ये चीज बनती भी रहती है ना, ये समय के साथ
अपने अपने क्षेत्र में और बनती रहती है। इनका कोई थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द बदल दिया, नई सूक्ति बन गई, नई लोकोक्ति बन गई। किसी ने एक शब्द बदल दिया, किसी ने एक कर्ता कर्म क्रिया बदल दिया, ये लो साहब नया बन गया। किसी ने एक शब्द बदल दिया, नया बन गया साहब। सही है ना? तो इस प्रकार से क्या है, इसमें कोई पता नहीं चलता है। ये लोक व्यवहार की चीज है, तो लोक व्यवहार से हमें पता चलता है। ठीक है, कोई परिवर्तन का बहुत बड़ा ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, मिलता जुलता अर्थ होता है। बस आपको क्या करना है, इसमें प्रयोग का ध्यान रखना है। अर्थ बढ़िया हो और प्रयोग शानदार हो। मेन तो प्रयोग है, वाक्य प्रयोग बढ़िया हो। लोकोक्ति में वाक्य बड़ा बनेगा, बार बार कहता हूं। मुहावरे में वाक्य छोटा बनेगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो आपकी लोकोक्ति है ना, उसका जो है वाक्य बड़ा बनेगा, आराम से बना। कई बार छात्र क्या कहते हैं, वाक्य छोटा बनाने के चक्कर में गड़बड़ कर दे। मुहावरे में वाक्य छोटा बन सकता है, लेकिन लोकोक्ति में वाक्य बड़ा बनेगा। और उसका प्रयोग करो तो 19-20 लास्ट में क्रिया वगैरह को बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। एकदम क्लियर हो गया? आपका जो है ए पार्ट के आप सिलेबस चेक कर लेना, ठीक है ना? कोई भूल चूक हो तो दोबारा मुझे मैसेज कर देना। मैंने आपको पारिभाषिक जो शब्द है उनके बारे में आपको बता ही दिया है कि जो पारिभाषिक शब्द है, ठीक है ना, वो इंग्लिश, या तो इंग्लिश वाले सर से हेल्प ले लेना, नहीं तो आप मीनिंग है उनको मीनिंग पढ़ना। मैं इंग्लिश नहीं जानता, इस वजह से क्या है कि उसमें ज्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब हमारा यहां से आगे चलेगा बी पार्ट, ठीक है ना? और जो आपका पाठ्यक्रम में बी पार्ट है वो भी आपके 50 नंबर का है। ए पार्ट भी 50 नंबर का है और बी पार्ट भी आपका 50 नंबर का है, ठीक है ना? उसमें भी छोटा सा एक इंग्लिश का पार्ट है, वो आप देख लेना अच्छी तरीके से। उसमें भी एक छोटा सा इंग्लिश का पार्ट है, ठीक है ना? उसमें भी एक छोटा सा इंग्लिश का पार्ट है, वो अनुवाद का है। आपको 4-5 लाइन इंग्लिश लिखी हुई आएंगी, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, उसको आपको हिंदी अर्थ लिखना है, उस पैराग्राफ का अर्थ लिखना है। जो पारिभाषिक शब्द है ए पार्ट में, उनमें तो केवल शब्द आएंगे, उन शब्द का मीनिंग रखना है, वही हिंदी लिखना है। और उसमें पूरा पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ तो आप जानते होंगे, अनुच्छेद हिंदी में पूरा पैराग्राफ आएगा, उसका आपको, जैसे अपन बोलते हैं ना गद्यांश पद्यांश पहले आता था, तो गद्य आएगा आपको, गद्यांश, तो वो इंग्लिश में आएगा, ठीक है ना? उसको आपको क्या करना है, हिंदी में लिखना है। उसका हिंदी में वाक्य बनाने हैं आपको। जो भी एक पैराग्राफ आया, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन पैराग्राफ आएगा, उसको आपको हिंदी में लिखना होगा, ठीक है ना? तो इसमें भी बी पार्ट में भी आपके जो है एक है ना, आपके जो है इंग्लिश का पार्ट है थोड़ा सा, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये विशेष आपको ध्यान रखना है। 10 नंबर का हो, 15 का हो, 16 का हो, जितने भी नंबर के आए, 20 का हो, 18 का हो, है ना? 10-15 का तो आराम से मान लो, जैसे 10 का मान लो वो आ गया, 5-6 नंबर के ये आगे, तो 15 एक नंबर का तो आप मान लो, जितने का भी है आप देख लेना, ठीक है ना? पुराने पेपर से पता लग जाता है किसने प्रश्न पूछे हैं। तो इस प्रकार से आपका, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला जो पार्ट है ना, वो आप अपने स्तर पे थोड़ा सा तैयार करना। अब आपका बी पार्ट जो है अपन कल चालू करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं बी पार्ट में क्या है। बी पार्ट में एक तो आपका आएगा पत्र प्रारूप लेखन। पत्र और प्रारूप लेखन कोई ऐसी अलग चीज या कोई ऐसा कुछ नहीं है। कभी उसको पत्र कह देते हैं, कुछ चीजों को प्रारूप कह देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? आपको तो क्या करना है, हर हाल में वो लेटर लिखना है, ठीक है? कई बार ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत सी गाइडों में भी, बहुत से अध्यापक भी, कि आप तो ना यूं बस यूं लाइन बनाया हो, यूं ब्लॉक बनाया हो, बोले ये प्रारूप लेखन होता है ना? जैसे हमने लिख दिया सेवा में, तो अब इसको लिखो मत आप, है यहाँ प्रारूप, ऐसे यूं ब्लॉक्स बनाया हो, श्रीमान प्रधानाचार्य, ऐसे यूं ब्लॉक बनाया हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। ऐसा अपन को कुछ भी कोई ब्लॉक व्लॉक नहीं बनाना है, आपको पूरा लिखना है विधिवत। ऐसा कोई ब्लॉक नहीं बनाना है, नंबर कट जाएंगे। आपको लिखना है, आपको वो लिखवाना चाह रहे हैं, आपकी अभिव्यक्ति चाहते हैं। पल्लवन क्यों लिखवाते हैं, निबंध क्यों लिखवाते हैं, संक्षेपण क्यों लिखवाते हैं, पत्र क्यों लिखवाते हैं, हिंदी क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो आपकी अभिव्यक्ति देखना चाहते हैं, आपके अंदर कैसी विचारधारा है, आप कैसा सोचते हो। आपके लेखन से आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपकी जैसी लेखन शैली होगी। हमें छोटे बच्चों को निबंध क्यों लिखवाते थे, हमें क्या जरूरत है? आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे, निबंध का कहां काम पड़ेगा? इससे अच्छा आपको एक लॉ का जो है क्या पेपर रख देना चाहिए था, संविधान का पेपर रख देना चाहिए था, कोई एक्ट रख देने चाहिए 10 20 50। सही है, ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप बताइए कि जो है आपको, सही है ना, पत्र की कहां जरूरत पड़ रही है, आपको निबंध की कहां जरूरत पड़ रही है, आपको इनकी कहां? लेकिन ये सब आपको व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। पत्र तो वैसे ही प्रशासनिक भाषा में चलेंगे, और बाकी जो टॉपिक हैं वो आपके व्यक्तित्व का निखार लाते हैं। आप जैसा लिखोगे, मैं जैसा बोलूंगा, सही है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, एक नई लोकोक्ति लो, ठीक है ना? मैं जैसा खाऊंगा वैसा मेरा मन होगा, जैसी संगति में रहूंगा वैसा मेरे संस्कार आएंगे, जैसा बोलूंगा वैसी मेरी वाणी बन जाएगी। तो ऐसे ही जब आप रोज रोज निबंध पढ़ोगे, रोज रोज पल्लवन पढ़ोगे, रोज ऐसे टॉपिक पढ़ोगे, तो क्या होगा, आपके अंदर का जो विचार है, अंदर का जो भाव है, वो कहीं ना कहीं लेखन में झलकेगा।
तो इसीलिए वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, इसीलिए वो आपसे ऐसी चीज लिखवाते हैं, ताकि अंदर की जो भाव है, आपके अंदर क्या सोचते हो, आदमी सोचेगा वही तो लिखेगा। मुझे पता है भाई, मुझे हिंदी में ये पढ़ाना है, सही है ना, तो मैं हमेशा पढ़ाता रहा हूं, तो मुझे आदत पड़ी, तो मैं वैसी ही तो चीजें बोलूंगा। जो जिसको आता है, जो जैसा सोचता है, जो जिसके अंदर विचार चल रहे हैं, वो वैसा ही तो बोलेगा, बताइए। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सेकंड पार्ट है उसमें पत्र लेखन आदि वो आपको लिखने हैं। कोई ऐसे ही ड्रॉ करना, यानी इस तरीके से यो बना करके गोले वोले ये लपड़ों में नहीं पड़ना है। बहुत बार ऐसा किया है, कई विद्यार्थियों के नंबर कटे हैं ऐसे। अरे कि सर ये तो हमें यूं ही तो करना था। जब उनको बहुत बार समझाया, कई विद्यार्थी मेरे पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यही कहते हैं, सर हमने तो ऐसे ऐसे किया था, हमें ये बताया था, किताब में भी लिख रहा था, हम तो यूं करे आए, हमारे नंबर कट गए। ये प्रारूप लेखन होता है? नहीं, प्रारूप का मतलब ही आपको लिखना है, और पत्र लेखन का मतलब भी आपको लिखना है। जैसे अधिसूचना, ये कुछ टॉपिक है ना, परिपत्र और भी कुछ, विज्ञप्ति, निविदा, इनके आगे लिखा जाता है प्रारूप लेखन। अब लोग क्या समझ जाते हैं, प्रारूप का मतलब ये जो है यूं लाइन खींचना, प्रारूप का मतलब ऐसे यूं लाइन खींचना। ठीक है ना, ऐसे यूं लाइन खींचना, ये आपका विषय है, ऐसे लाइन खींच के आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा लाइन वाइन खींचने के लपड़े में नहीं, आपको लिखना है, आपको जमाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वैसे ही आपके लाइन वाली कॉपी आएगी, ठीक है ना, तो उसमें ये वैसे ही नहीं बनेंगे आपके। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हर हाल में पत्र लिखना है आपको, चाहे वो अधिसूचना हो, चाहे वो परीक्षा में प्रारूप लेखन लिखा है, चाहे पत्र लिखा है, आपको बाकायदा प्रश्न आएगा कि स्वयं को ये अधिकारी मानते हुए, ठीक है ना, इस अधिकारी को इस विषय में ये पत्र लिखो, साफ लिखा हुआ आएगा। बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है। नाम दिया तो नाम देना, नहीं तो आप कह गए अच्छे से एवं ऐसा कुछ लिख देना। ठीक है ना, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कल अपन इस टॉपिक को अपन चालू करेंगे, ठीक है ना, एकदम नया टॉपिक है आपके लिए। ठीक है ना, कल आपका पत्र लेखन कह सकते हैं इसको, भाग बे, आरएस के सिलेबस में आपका भाग बे चलेगा कल। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन कह लो, साइड में लिख लो आप प्रारूप लेखन, प्रारूप लेखन। ठीक है ना, अब उसको कुछ भी कह लो, आपको कुल मिला के पत्र लिखने हैं। ये टॉपिक अपना कल चलेगा, ठीक है ना, भाग बे, पत्र लेखन या प्रारूप लेखन। ठीक है ना, आप तो पत्र लेखन कर लेना, इसमें पल्लवन भी आएंगे, सब चीज आएगा, मैं धीरे धीरे एक एक चीज बताता रहूंगा। पहले पत्र लेखन पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं सब चीजें समझाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। ठीक है भाई, आज का यही विराम करते हैं।